मान लो ये जो स्केल है, स्केल को मैं ऐसे हवा में रख दूं तो ये रह जाएगा, गिर नहीं जाएगा, जैसे ही छोड़ दूंगा गिर जाएगा, जैसे ही छोड़ दूंगा गिर जाएगा। तो ये गिर क्यों रहा है? बिकॉज इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसी स्केल को अगर मान लो यहाँ से मैंने एक धागा बांध दिया और ऊपर से अटैच कर दिया, फिर अगर मैं छोड़ दूं तो क्या गिरेगा? नहीं गिरेगा, बिकॉज अभी क्या हुआ है, धागा से वो अटैच्ड है। यहाँ पे मैंने धागा बांध दिया और ऊपर से जोड़ दिया तो क्या हो गया? अटैच हो गया। तो अभी इसको छोड़ दूंगा तो नहीं गिरेगा, लेकिन अगर मैं इसको हवा में छोड़ दूंगा ऐसे तो गिर नहीं जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड दिस इज कॉल्ड सीलियरिक मूवमेंट। आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ओवम को आगे भेजता रहा है, राइट। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट लेक्चर में या लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, राइट। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? चलो तो हेडिंग डाल दीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग डालेंगे क्या? हेडिंग डालेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने क्या कहा था? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से बना है, राइट। ये हमने कहा था। सेम टू सेम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वैसा ही होगा कि इसमें कुछ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बना है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। किससे बना है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिफरेंस क्या है। क्या बताना मुझे पड़ेगा? नहीं। ठीक है, चलो एक बार मैं बता ही देता हूं। ऑर्गन दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को प्राइमरी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी ओवम प्रोड्यूस कर सकता है, जो ये नहीं कर सकता है। और ये कुछ कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन या सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं जो ये नहीं कर पाते। इसी वजह से इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया है। क्लियर है? वेरी गुड। तो अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा बताओ? इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है अ पेयर ऑफ ओवरीज। अ पेयर ऑफ ओवरीज मतलब 2 ओवरीज होते हैं। कितने होते हैं ओवरीज? 2, राइट। और इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट विद इन ब्रैकेट लिखेंगे ओवम एंड क्या? सेवेरल स्टेरॉयडल हार्मोन्स। सेवेरल स्टेरॉयडल हार्मोन्स यानी ओवरियन हार्मोन्स। एग्जाम्पल्स क्या होंगे? ओवरियन हार्मोन्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन और भी होते हैं लेकिन ये दोनों मोस्ट कॉमन है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा, राइट। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या कर रहा है? अ पेयर ऑफ ओवरीज। क्यों? बिकॉज ये फीमेल गैमेट्स बना रहे हैं और बहुत सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स बना रहे हैं, राइट। जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले आएगा क्या बताओ? एक्सेसरी डक्ट्स। क्या आ जाएंगे? एक्सेसरी डक्ट्स आ जाएंगे। सबसे पहले कौन आएगा? एक्सेसरी डक्ट्स आ जाएगा। सबसे पहला एक्सेसरी डक्ट्स क्या होता है? कोई बता सकता है? सबसे पहला होता है ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब। क्या बोला जाता है इसे? इसे बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये मान लो यूटेरस है तो इस साइड पे एक होगा, इस साइड पे दूसरा होगा, ऐसा ही दिखता है, ठीक है। ऐसे दिखने में ऐसा ही होता है। ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। कितने होते हैं? 2 होते हैं। सबसे पहला एक्सेसरी डक्ट्स। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है यूटेरस। सिंगल यूटेरस, सिंगल एक ही है, सिंगल
यूटेरस विथ सिंगल सर्विक्स। आप कहोगे कि सर आपने सर्विक्स को यूटेरस के साथ क्यों जोड़ दिया? तो सर्विक्स को मैंने इसलिए यूटेरस के साथ जोड़ दिया क्योंकि सर्विक्स जो है वो यूटेरस का ही पार्ट है, राइट? सर्विक्स जो है वो यूटेरस का ही पार्ट है। जब हम लोग यूटेरस को स्टडी करेंगे ना तब आपको दिख जाएगा कि सर्विक्स जो है वो यूटेरस का ही पार्ट है। अगर यूटेरस और सर्विक्स अलग अलग से दिया गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर्विक्स को यूटेरस के साथ दिया गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर्विक्स मान लो सिर्फ यूटेरस दिया गया है, सर्विक्स नहीं दिया गया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज सर्विक्स जो है वो यूटेरस का ही पार्ट है। याद आया? ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। दूसरा ये हो गया। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा हमारा वजाइना। क्या हो जाएगा? वजाइना। ठीक है, तो पहले हो गया फेलोपियन डक्ट, फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद यूटेरस एंड फाइनली वजाइना। और सर्विक्स जो है वो यूटेरस के ही अंदर आ गया। ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है, तो ये सबको हमको इन डिटेल में जाके स्टडी करना है और हम लोग करेंगे। ये पहला हो गया एक्सेसरी डक्ट्स। उसके बाद क्या आ गया? इसके बाद क्या आता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसके बाद क्या आता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। याद करो, जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या देखा था? सिर्फ एक देखा था, वो क्या था? पेनिस। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो बहुत सारे होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहला होता है क्या? सबसे पहला होता है मॉन्स प्यूबिस। क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस। डोंट वरी, हम लोग हर एक स्ट्रक्चर को इन डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है? मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद क्या होता है? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। उसके बाद क्या होता है? लेबिया माइनोरा। उसके बाद होता है हाइमन। उसके बाद होता है क्या? हाइमन। एंड फाइनली क्या होता है? फाइनली होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस। ये होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर, राइट? कितने होते हैं? 5। मॉन्स प्यूबस, उसके बाद लेबिया मेजोरा, उसके बाद लेबिया माइनोरा, फिर हाइमन एंड फाइनली क्लाइटोरिस। ठीक है, और क्या होगा बताओ? और होता है, बताओ, और होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या होते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे 2 एक्सेसरी ग्लैंड्स दिखते हैं। एक क्या होता है? एक होता है अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग मैमल्स हैं तो मेमोरी ग्लैंड होता ही है। लेकिन मेमोरी ग्लैंड किसमें होता है? मेल में भी होता है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों में होता है। लेकिन मेल में जो होता है वो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? मतलब इनएक्टिव फॉर्म में, या उसे क्या डीजेनरेट फॉर्म में पाया जाता है। मतलब वो एक्टिव नहीं होता है, वो फंक्शनल नहीं है। जो मेल में मेमोरी ग्लैंड है वो फंक्शनल नहीं है, लेकिन जो फीमेल में है वो मेमोरी ग्लैंड जो है वो फंक्शनल होता है। ठीक है, लेकिन होते दोनों में ही है, मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में क्या होगा? रूडिमेंट्री यानी इनएक्टिव, और फीमेल में क्या होगा? एक्टिव। ठीक है, चलो। और एक होता है वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। क्या होता है? वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किससे किससे बना है? एक्सेसरी डक्ट से बना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया से बना है, और एक्सेसरी ग्लैंड से बना है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जितने भी है, चाहे वो ओवरीज हो, चाहे वो यूटेरस हो, चाहे वो फैलोपियन ट्यूब हो, चाहे वो सर्विक्स हो, चाहे वो वजाइना हो, चाहे वो मॉन्स प्यूबस हो, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस, चाहे वो मेमोरी ग्लैंड हो एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड हो, सारे के सारे एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, रिलेट होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर चलो ये जो ओवरी है, ये जो डक्ट्स है, या ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसका तो समझ में आता है,
क्योंकि ये सारे की सारी चीजें जो है वो पेल्विक रीजन में या लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है। तो ये तो समझ में हमें आता है कि ये एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटरकनेक्टेड है। लेकिन सर मैमरी ग्लैंड जो है ये तो थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, मतलब अपर एब्डोमेन में पाया जाता है या चेस्ट के आसपास पाया जाता है। तो मैमरी ग्लैंड कैसे इन लोगों के साथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड हो गए या कनेक्टेड हो गए? तो देखो क्या होता है कि एक जितने भी चीजें हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो चाहे वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जितनी भी चीजें हैं वो हर एक चीज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मैमरी ग्लैंड की, तो जब हम लोग देखेंगे तो मैमरी ग्लैंड से जब मिल्क निकलता है ना, तो एक पर्टिकुलर हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से ही मैमरी ग्लैंड से मिल्क निकलता है बाहर, और उसी वजह से बच्चे को मिल्क मिलता है, न्यूबॉर्न बेबी को। और सेम ही हार्मोन काम करता है यूटेरस के ऊपर। जब बच्चे का डिलीवरी होता है ना, तो यूटेरस के ऊपर काम करता है ऑक्सीटोसिन। तो देखो एक ही हार्मोन मैमरी ग्लैंड में भी काम कर रहा है और हमारे यूटेरस में भी काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरकनेक्टेड हुआ, फंक्शनली इंटरकनेक्टेड हुआ। और जो सबसे जरूरी चीज है कि एक बच्चा जब बर्थ होता है तो क्या होता है, उसको सबसे पहला जो चीज दिया जाता है वो क्या है? वो होता है माँ का दूध, मिल्क, राइट। अगर वो मिल्क उसे नहीं मिलेगा तो उसे नरिशमेंट नहीं मिलेगी, बच्चे को मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, राइट। तो उस वजह से भी ये प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स है वो सारे के सारे मिलके ही क्या करते हैं, सारे के सारे मिलके ही एक मतलब पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसको अंजाम देते हैं। तो इसी वजह से सारे के सारे जो ऑर्गन्स है वो सारे के सारे एक साथ इंटरकनेक्टेड है, स्ट्रक्चरली भी एंड फंक्शनली भी। और ये आपकी एनसीईआरटी का लाइन क्लियर है। चलो इसी को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी as well as secondary sex organs are integrated structurally primary as well as secondary sex organs are integrated structurally and functionally to continues the whole reproductive process, to continue the whole reproductive processes। कौन कौन आ जाएगा पूरा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में? कौन कौन आ जाएगा बताओ? सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है ओव्यूलेशन, उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद होता है प्रेगनेंसी पीरियड, उसके बाद क्या होगा? प्रेगनेंसी के बाद बर्थ, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर यानी लैक्टेशन। तो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी ऑर्गन्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू कंटिन्यू द होल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, जिसमें ओवुलेशन आ गया, फर्टिलाइजेशन आ गया, प्रेगनेंसी आ गया, बर्थ आ गया एंड चाइल्ड केयर आ गया। ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अंडर आ गए, राइट। सो ये हमने क्या देखा? ये हमने एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन लिया अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किया था। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरीज को, इसको डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे फैलोपियन ट्यूब। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो
ओवरीज को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार काम कर लेता हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये ओवरी वाला डायग्राम है, फैलोपियन ट्यूब वाला नहीं, तो जितना हमको जरूरी है हम उतना ही इसको ड्रॉ करेंगे। राइट, ये हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यूटेरस, ये है सर्विक्स और ये है वजाइना। राइट, ये क्या है, और यहाँ से फैलोपियन ट्यूब निकलता है जो हमें अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में उसको डिस्कस करेंगे जब फैलोपियन ट्यूब डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये क्या है, ये भाई साहब है यूटेरस, सॉरी ये बहन जी है यूटेरस। यूटेरस ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द सर्विक्स, दिस इज सर्विक्स जो यूटेरस का ही पार्ट है, सर्विक्स जो यूटेरस का ही पार्ट है। और ये क्या है, ये है वजाइना। राइट, क्या है, वजाइना। राइट, अब ओवरी जो होता है वो कहाँ होता है, ओवरी बेसिकली समवॉट इस पोजीशन पे होता है, यहाँ पे ये जो क्या है, ये है ओवरी, दोनों साइड में होते हैं, यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे भी होगा, मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये जो ओवरी होता है ना, ठीक है, अब ओवरी ऐसे तो लटका नहीं रह सकता, तो इसको किसी के साथ तो अटैच होना पड़ेगा, नहीं तो ये जो ओवरी है ये अलग से प्रेजेंट होता है, तो इसको किसी के साथ तो अटैच होना पड़ेगा, नहीं तो कैसे सेम पोजीशन को होल्ड कर सकता है। तो क्या होता है ना, ये जो ओवरी है ये कनेक्टेड रहता है यूटेरियन वॉल के साथ। ये क्या है, ये यूटेरस का वॉल है, इसके साथ भी कनेक्टेड रहता है। और इस साइड पे क्या है, अगर मान लो ये यहाँ पे मान लो यूटेरस है, मतलब यहाँ पे मान लो हमारा यूटेरस है, और यहाँ पे मान लो एक ओवरी, यहाँ पे मान लो एक ओवरी, तो एक ओवरी तो यूटेरस के साथ अटैच्ड हो जाएगा, दूसरा जो ओवरी होता है, मतलब दूसरा जो साइड होता है वो किसके साथ होता है, अटैच्ड होता है, वो पेल्विक वॉल के साथ, पेल्विक कैविटी के साथ। पेल्विक कैविटी में कौन आ जाता है, बॉडी वॉल आ जाता है, वो कौन से किसके साथ अटैच्ड होगा, वो अटैच्ड होगा पेल्विक कैविटी के साथ। दिस इज बॉडी वॉल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी वॉल। हमारा जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी वॉल है, जो पेल्विक कैविटी है उसी के साथ अटैच्ड होता है। किसके साथ अटैच्ड होता है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है लिगामेंट्स। किसके साथ, लिगामेंट्स के साथ, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। तो ओवरी एक साइड से अटैच रहता है यूटेरियन वॉल के साथ, एक साइड से अटैच रहता है बॉडी वॉल के साथ। इसको हम लोग पेल्विक कैविटी भी बोल सकते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। चलो पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। हेडिंग डालेंगे ओवरी, हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे ओवरी। ओवरी कितने होते हैं, 2 होते हैं, अ पेयर ऑफ ओवरीज। राइट, लेकिन हम लोग एक को मान के पकड़ेंगे, मतलब एक को स्टडी करेंगे तो ऑलमोस्ट दूसरा तो हो ही जाएगा। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ईच ओवरी, ईच कहाँ प्रेजेंट होता है, one on each side of the lower abdomen, each side of the lower abdomen, each side of the lower abdomen near kidney, kidney के पास होते हैं। वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, कहाँ होता है, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, कहाँ होता है, लोअर एब्डोमेन। वन ऑन ईच साइड मतलब एक इस साइड पे होगा, दूसरा ये साइड पे होगा। क्लियर, चलो इसका साइज कितना होता है, लेंथ अगर हम बात करते हैं ओवरी की लेंथ की, तो ये होता है 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर मतलब इतना छोटा। राइट, एंड थर्ड हमने क्या देखा कि ये जो ओवरी है वो अटैच्ड है किसके साथ, यूटेरियन वॉल के साथ, यूटेरस के साथ, एंड पेल्विक कैविटी या बॉडी वॉल के साथ। तो क्या लिखेंगे, अटैच्ड विथ यूटेरस, attached with uterus and pelvic cavity, attached with uterus and pelvic cavity, within bracket लिखेंगे body wall, pelvic cavity via ligaments, via
लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के थ्रू क्या होते हैं, एक साइड उनका अटैच रहता है यूटेरस के साथ और एक साइड उनका अटैच रहता है पेल्विक कैविटी के साथ। क्लियर है यहाँ तक? चलो एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ओवरी की बात करें, अगर ये डायग्राम में मिटा देता हूँ, दूसरा जो डायग्राम है ना ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस डायग्राम को मेरे साथ आप ड्रॉ कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप दोनों ही ड्रॉ करें, लेकिन इसको जरा खास ध्यान दीजिएगा। देखो ओवरी, अगर सिंगल ओवरी को हम लोग ड्रॉ करेंगे, सिंगल ओवरी को, तो ये क्या है, ये है लिगामेंट और ये क्या है, ये है ओवरी, ऐसा। अब ओवरी का जो आउटर वॉल होता है ना, ये जो आउटर वॉल है, इस आउटर वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, इस आउटर वॉल में प्रेजेंट है एक जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर होता है। मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी जर्म सेल्स। याद करो जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, वहां हमने क्या देखा था, मेल जर्म सेल्स, तो ये क्या है, ये फीमेल जर्म सेल्स, तो यहीं से क्या बनेगा, यहीं से बनेगा ओवम। लेकिन वहां हमने क्या देखा था, वहां हमने देखा था जो मेल जर्म सेल थे वो किसके अंदर थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लेकिन यहाँ पे जो ओवरी है, ओवरी के कौन से साइड पे प्रेजेंट है, आउटर साइड पे प्रेजेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है जो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। वो जैसे ही सुनते हैं जर्म सेल्स, उनको ऐसा लगता है कि अंदर प्रेजेंट होगा। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होगा, जो सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में जो जर्मिनल एपिथेलियम है या प्राइमरी जर्म सेल है या फीमेल जर्म सेल्स है, वो प्रेजेंट होगा कहाँ, ओवरी के आउटर साइड पे, ना कि इनर साइड पे। क्लियर है? ये एक होता है। अब ये जो अंदर का पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा अंदर का जो पार्ट है, पूरा का पूरा अंदर का पार्ट, इसे कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है इसे, इसे बोला जाता है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा बोला जाता है। अब ये जो स्ट्रोमा है ना, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है ऐसा और एक पार्ट है ये वाला। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये वाले पार्ट में ऐसे बहुत सारे सैक लाइक मासेस हमको मिलते हैं, न्यूमेरस सैक लाइक मासेस। ये जो है सैक लाइक मासेस, ऐसे ऐसे सैक लाइक मासेस देखने को हमें मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं, ओवरियन फॉलिकल। लिख लो, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरियन फॉलिकल। और इस पार्ट को क्या बोला जाता है, इस पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। और ये बीच का जो हिस्सा हमने ड्रॉ किया है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेड्यूला। क्या कहा जाता है, मेड्यूला। कॉर्टेक्स में क्या होता है, सैक लाइक मासेस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवरियन फॉलिकल। और ये जो मेड्यूला है, मेड्यूला से क्या पास होता है, नर्व फाइबर्स। क्या पास होता है, नर्व फाइबर्स। क्या पास होता है, नर्व फाइबर्स पास होते हैं। और क्या पास होते हैं, ब्लड वेसल्स पास होते हैं, ब्लड वेसल्स। आप दो कलर यूज कर सकते हैं, नर्व को समझाने के लिए ब्लू कलर यूज कीजिए और ब्लड वेसल्स को समझाने के लिए आप रेड कलर को यूज कीजिए। राइट, इसी को हमको लिखना है, तो क्या लिखेंगे, each ovary is covered by, each ovary is covered by thin germinal एपिथेलियम। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एपिथेलियम दे दिया गया है, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, थिन जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिन जर्मिनल एपिथेलियम, which encloses inside स्ट्रोमा। मतलब क्या है, मतलब है
जो कवर करके रख रहा है, किसे कवर कर रहा है, अंदर के स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा के अंदर कौन आ गया, कॉर्टेक्स प्लस मेड्यूला इज इक्वल टू स्ट्रोमा, कॉर्टेक्स प्लस मेड्यूला इज इक्वल टू स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा को घेर के कौन रखा है, जर्मिनल एपिथेलियम ने। तो ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे कि जर्मिनल एपिथेलियम ने स्ट्रोमा को जो है कवर करके रखा है। तो उसी को तो हमने लिखा है यहाँ पे कि विच एनक्लोजेस इनसाइड स्ट्रोमा, विच एनक्लोजेस इनसाइड स्ट्रोमा। which encloses the stroma, लिख लीजिए, which encloses the stroma, which encloses the stroma, जो स्ट्रोमा को कवर करके या इनक्लोज करके रख रहा है, राइट, is covered by a thin germinal epithelium which encloses the stroma, राइट। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रोमा की, अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा की, तो स्ट्रोमा देखो दो जोन में डिवाइड है, एक है कॉर्टेक्स, एक है मेड्यूला, राइट। स्ट्रोमा is divided into two zones, into two zones। कौन सा, एक हो जाएगा आपका पेरिफेरल कॉर्टेक्स, फेरल, और आउटर भी लिख सकते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, पेरिफेरल यानी पेरीफेरी की तरफ, ऑब्वियसली बात है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इनर मेड्यूला, क्या हो जाएगा, इनर मेड्यूला, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड आपका हो जाएगा इनर मेड्यूला, राइट। अब ये जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, यहां हम लोग क्या देखेंगे, कंटेन sac-like muscles, contains sac-like masses called ovarian follicle, क्या कहा जाता है, ओवरियन फॉलिकल कहा जाता है। और मेड्यूला में क्या पास होगा, nerve fibers and blood vessels, कनेक्टिव टिश्यू भी यहां से पास हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये कैसा है, ये क्यूबॉइडल है, कैसा होता है, क्यूबॉइडल, आप यहां देख ही सकते हो, क्यूबॉइडल। इसे और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम को, और क्या कहा जाता है, प्राइमरी जर्म सेल्स, क्या कहा जाता है, प्राइमरी जर्म सेल्स भी कहा जाता है। इसी से आगे जाके क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे। दिस इज ऑल अबाउट ओवरी। ना तो इससे कम पढ़ना है, ना ही आपको इससे ज्यादा पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। तो हमने क्या देखा, वन ऑन ईस्ट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है, और एक साइड इधर होगा और एक इस साइड पे होगा, क्लियर है, वेरी गुड, ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर, ये भी क्लियर हो गया। अटैच्ड विद द यूटेरस एंड पेल्विक कैविटी, देखो मैंने क्या कहा था, एक अटैच्ड होगा यूटेरस के साथ और एक अटैच्ड होगा पेल्विक कैविटी के साथ, राइट, कैसे, थ्रू लिगामेंट्स। और हमने क्या देखा, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स, राइट। मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस कि मेल में जो जर्म सेल्स थे वो इनसाइड में थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, और यहाँ पे जो जर्म सेल्स है वो आउटर वॉल में या आउटर साइड में प्रेजेंट है, राइट। और अगर हम इनर साइड को बोलते हैं, इनर साइड को हमने नाम दिया स्ट्रोमा को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स में क्या देखने को मिलेगा, ओवरियन फॉलिकल्स, ये जो हमने लिखा ओवरियन फॉलिकल्स, एंड मेड्यूला में हमें को देखने को मिलेगा नर्व फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स, क्या देखने को मिलेगा, नर्व फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ovary, this is all about ovary।
आज थोड़ा सा मेरा वॉइस जो है वो आपको डाउन लग सकता है, बिकॉज मुझे अभी थोड़ा बहुत बुखार आ गया है, तो तबीयत उतना ज़्यादा सही नहीं है, तो थोड़ा बहुत बुखार है मुझे, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बुखार है। तो थोड़ी सी वजह से, इसी वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि जो मेरा वॉइस है वो थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, या थोड़ा सा एनर्जी थोड़ा सा आपको कम लग सकता है, तो उसका रीज़न मैंने बता दिया। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या इस टॉपिक को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का बुखार आया है, इसी वजह से जो मेरा वॉइस है वो ब्रेक कर रहा है, और थोड़ा बहुत एनर्जी में अप एंड डाउन हो सकता है। हाँ, ये बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि एनर्जी में अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन कंटेंट में कोई अप एंड डाउन नहीं होगा। ठीक है, चलो एक बार देख लेता हूँ कि सही से चल रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, सही से चल रहा है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज ओवरीज। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स, और एक्सेसरी डक्ट्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज फैलोपियन ट्यूब को ही डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे फैलोपियन ट्यूब। क्या हेडिंग डालेंगे? फैलोपियन ट्यूब। आप ट्यूब भी लिख सकते हो, ट्यूब्स भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो दो होते हैं, एक साइड पे होगा, एक दूसरा इस साइड पे होगा। क्लियर? इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा यूटेरस, और यूटेरस से ये क्या निकला है? दिस इज सर्विक्स, और सर्विक्स से ये क्या निकला? दिस इज वजाइना, राइट? दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वजाइना। अब यहाँ हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? यहाँ हम लोग ड्रॉ करेंगे ये पार्ट थोड़ा सा नैरो रखिएगा, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ब्रॉड कीजिएगा, और ये वाला पार्ट नॉर्मली रखिएगा, और यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, राइट? ऐसे, ठीक है? सेम टू सेम इस साइड पे भी होगा, लेकिन इस साइड को हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे। और ओवरी कहाँ होता है? ओवरी समहॉट एट दिस पोजीशन में प्रेजेंट होता है, दिस पोजीशन में, यहाँ पे होता है ओवरी। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे ओवर है, ओवरी। ओवरी किससे कनेक्टेड है? लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होता है। किसके साथ? एक हो गया आपका यूटेरिन वॉल के साथ, और एक अटैच्ड होता है आपके पेल्विक वॉल के साथ, या पेल्विक कैविटी के साथ। ये यहाँ पे अटैच हो गया। अब देखो, ये इस साइड पे भी होगा, इस साइड पे भी होगा। ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये कैसा होता है? ये ऐसे रहता है, ऐसे। तो अगर किसी चीज को ऐसे रहना है, तो क्या अगर किसी चीज से वो अटैच नहीं है तो ऐसा रह पाएगा? मान लो मेरा हाथ को मुझे ऐसे, अगर मेरा हाथ, जो अभी हाथ में क्या है? बोन है, इसी वजह से ये सही से खड़ा रह रहा है। अगर मान लो हाथ में बोन नहीं होता तो क्या होता? हाथ ऐसे गिर जाता, मैं ऐसे रखता, ऐसे गिर जाता, ऐसे रखता, ऐसे गिर जाता। तो मुझे क्या करना पड़ता? यहाँ से एक धागा बांध के कहीं से अटैच करना पड़ता, ताकि मेरा हाथ जो है ऐसा रह जाए, ऐसा रह जाए। सेम टू सेम ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, ये भी तो एक हाथ जैसा है, तो ये ऐसे कैसे खड़ा है? यहाँ पे कोई बोन प्रेजेंट है क्या फैलोपियन ट्यूब में? द आंसर इज नो। फैलोपियन ट्यूब में कोई बोन नहीं होता। तो अगर बोन नहीं है तो इतना अच्छा सॉलिड स्ट्रक्चर उसे कहाँ से मिल रहा है? तो इसका मतलब है फैलोपियन ट्यूब भी किसी चीज के साथ अटैच्ड है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है ये भी क्या होता है? ये भी एब्डोमिनल वॉल के साथ थ्रू लिगामेंट्स अटैच्ड होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोसैल्पिंग्स। क्या बोलते हैं? इस लिगामेंट को बोलते हैं मीजोसैल्पिंग्स। मीजोसैल्पिंग्स, PINX, मीजोसैल्पिंग्स, मीजोसैल्पिंग्स, राइट? इस साइड पे भी अटैच्ड होगा और इस साइड पे भी अटैच्ड होगा। नहीं तो मानो, खुद ही सोचो कि अगर मान लो कि ये हड्डी है, इसी वजह से मैं ऐसे कर रख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से उसको सपोर्ट मिल रहा है, कंधे से सपोर्ट मिल रहा है, फिर इस हड्डी को वजह से कंधे से इसको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर ये हड्डी नहीं होता तो इसको सपोर्ट कहाँ से मिलता? मान लो ये जो स्केल है, इस स्केल को मैं ऐसे हवा में रख दूं तो ये रह जाएगा?
गिर नहीं जाएगा, जैसे ही छोड़ दूंगा गिर जाएगा, जैसे ही छोड़ दूंगा गिर जाएगा। तो ये गिर क्यों रहा है? बिकॉज इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसी स्केल को अगर मान लो यहाँ से मैंने एक धागा बांध दिया और ऊपर से अटैच कर दिया, फिर अगर मैं छोड़ दूं तो क्या गिरेगा? नहीं गिरेगा, बिकॉज अभी क्या हुआ है, धागा से वो अटैच्ड है। यहाँ पे मैंने धागा बांध दिया और ऊपर से जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, अटैच्ड हो गया। तो अभी इसको छोड़ दूंगा तो नहीं गिरेगा, लेकिन अगर मैं इसको हवा में छोड़ दूंगा ऐसे तो गिर नहीं जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। अगर ये फैलोपियन ट्यूब है, अगर मैं इसको हवा में लटका दूंगा ऐसे तो वो तो गिर जाएगा। तो उसी वजह से उसको किसी के साथ तो अटैच होना पड़ेगा। तो इसमें भी ये भी क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी क्या होते हैं, लिगामेंट्स के साथ अटैच्ड होते हैं ओवरियन एब्डोमिनल वॉल के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोसैल्पिंग्स, राइट। चलो फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब देखो क्या होता है। फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। It is a tube-like structure extends from periphery of the ovary, periphery of the ovary to the uterus, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से लेके मतलब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से लेके अप टू यहाँ तक इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरे पोर्शन को बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? पेरिफेरी ऑफ द ओवरी से। और कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है? देखो ये क्या है, ये है यूटेरस। ये क्या है? ये है यूटेरस। यूटेरस तक ये एक्सटेंड हुआ है। तो एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ द ओवरी टू द यूटेरस। इसका लेंथ कितना होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें लेंथ की तो ये होता है 10 to 12 सेंटीमीटर। इस पूरे लेंथ यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर। और इस पूरे पार्ट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोई बता सकता है? सबसे पहला पार्ट हो जाएगा आपका क्या? इनफंडिब्यूलम। क्या हो जाएगा? इनफंडिब्यूलम। आप कहोगे सर ये फिम्बरी तो है, फिम्बरी भी तो होगा, लेकिन फिम्बरी जो है वो किसका पार्ट है? वो इनफंडिबुलम का ही पार्ट है। इसी वजह से फिम्बरी को अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इनफंडिबुलम। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद थोड़ा सा ब्रॉड रीजन देखो, उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्यूला। और फाइनली हमारा जो आके एंड हो रहा है यूटेरस में, उसको हम लोग बोलेंगे इस्थमस। इस्थमस। अब तीनों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसको नहीं मिटाते हैं, साइड वाइज लिखते रहते हैं। थोड़ा सा मैं चौक चेंज कर लूँ अपना। सही है, सही है। चलो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनफंडिब्यूलम को। किसको? इनफंडिब्यूलम को। अगर हम बात करते हैं इनफंडिब्यूलम की, राइट, तो इट्स अ फनेल लाइक स्ट्रक्चर। फनेल लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये कैसा है? ये बेसिकली अंदर से ऐसा है, ऐसा। ऐसा फनेल लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसा दिखता है। और ये जो फिम्बरी है ना, इसके एजेस में प्रेजेंट होते हैं ऐसे,
ऐसे, इसके जो एजेस है उस एजेस में जो है वो फिम्बरी प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है। तो इसे फैनल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे एक ओपनिंग मिलेगा ऐसा, मतलब ऐसा, ये जो है इसके एजेस में ये क्या है, ये फिंगर लाइक, ये है फिम्बरी, और यहाँ पे एक आपको ओपनिंग मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियम। क्या बोलते हैं इसे, इसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टियम। इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिम्बरी को सिर्फ और सिर्फ यहाँ रखते हैं। ये जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग को क्या बोला जाता है, इस ओपनिंग को बोला जाता है ऑस्टियम। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आप थोड़ा सा गौर से लिख लीजिए, राइट। तो ये ऑस्टियम कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे। और ये जो फिम्बरी है ना, ये क्या करता है, ये ओवरी से, ओव्यूलेशन जब होता है तो ओवरी से क्या निकलता है, ओवम। ओवम निकल के कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ आ गया, ओवम आ गया यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही ओवम आता है, ये फिम्बरी क्या करता है, उस ओवम को पकड़ता है और ऐसे अंदर की तरफ ढकेल देता है। मान लो ऐसे पकड़ा और ऐसे अंदर की तरफ ढकेल दिया, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे है ऑस्टियम। तो ऑस्टियम के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, पहले इन्फंडिब्यूलम में, फिर एम्प्यूला में, एंड फाइनली ये इस्थेमस में पहुंच जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। हम समझेंगे और डिटेल में समझेंगे, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला लिखेंगे क्या, इट इज अ फनेल लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ funnel like structure, funnel like structure, वेरी गुड। दूसरा क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट है, क्लोजर टू ओवरी, क्लोजर टू ओवरी, ओवरी के पास प्रेजेंट है, क्लोजर टू ओवरी, ओवरी के पास प्रेजेंट है। इसके एजेस में क्या देखने को मिलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे। एजेस में, edges have finger like projections, finger like projections, edges have finger like projections called fimbri, fimbri, called what, called fimbri, fimbri कहा जाता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है, फिम्बरी कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, फिम्बरी हेल्प्स टू कलेक्ट, फिम्बरी हेल्प टू कलेक्ट ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि देखो यहाँ पे कैसा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मान लो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे मान लो एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। तो फिम्बरी ने क्या किया, पहले ओवम को, जैसे ओवुलेशन हुआ तो यहाँ से ओवम निकला, फिर ओवम को क्या किया, फिम्बरी ने पकड़ा और पकड़ के अंदर की तरफ ढकेल दिया, तो क्या होगा, इनफंडिबुलम से ऊपर चला जाएगा धीरे 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 धीरे। तो ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नथिंग बट द फिम्बरी, एंड इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे इनफंडिबुलम। कैसे लिखूं, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, एंड दिस इज, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दिस इज फिम्बरी, दिस इज इनफंडिबुलम, एंड ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, दिस आर फिम्बरी, राइट। इनफंडिबुलम के ऊपर देखो ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा वाइड पार्ट है, देखो थोड़ा सा वाइड है एज कंपेयर टू द दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। ये पोर्शन थोड़ा सा वाइड, थोड़ा सा चौड़ा नहीं दिख रहा है, तो इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे एम्प्यूला। क्या बोलेंगे, एम्प्यूला। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्यूला। हेडिंग डालेंगे एम्प्यूला। क्या होगा, वाइडर पार्ट,
अब यहाँ पे एक चीज है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्या होता है कि देखो एम्पुला स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ पे, और खत्म कहाँ पे होता है, यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है वो एम्पुला खत्म हो रहा है और यहीं से स्टार्ट हो रहा है क्या, इस्थमस। तो इस जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन। क्या बोलते हैं, एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन। और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन। मतलब जो स्पर्म है ना, वो पहले वजाइना के थ्रू सर्विक्स में आता है, फिर सर्विक्स में यूटेरस में पहुंचता है, फिर यूटेरस से यू टर्न लेके वो इस्थमस के अंदर जाता है और यहाँ पे इस जंक्शन पे आके वो क्या करता है, ओवम के साथ वो फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है, राइट। तो मतलब इनफंडिबुलम से ये एम्पुलर इस्थमेटिक जंक्शन तक कौन जाएगा, ओवम जाएगा। लेकिन ये जो पोजीशन है एम्पुलर इस्थमेटिक जंक्शन, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कौन जाएगा, यहाँ से लेके बाकी जो रास्ता है वो कौन तय करेगा, वो तय करेगा जाइगोट, राइट। क्योंकि देखो यहाँ से क्या निकला, ओवम निकला, गया इनफंडिबुलम से जा रहा है और यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्पुला खत्म हो रहा है और इस्थमेटिक शुरू हो रहा है। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट। मतलब यहाँ से जो रास्ता तय हो रहा है यहाँ तक का, यूटेरस तक का, वो कौन तय कर रहा है, वो तय कर रहा है जाइगोट। यहाँ से लेके यहाँ तक ओवम और यहाँ से लेके यहाँ तक जाइगोट, ठीक है। उसी को हम लोग लिखेंगे the end of ampulla, the end of ampulla and the starting point, the end of ampulla and the starting point of isthmus is called ampullary isthmatic junction. Ampullary isthmatic मैटिक या मैटिक कुछ भी बोल सकते हो आप, isthmatic junction। ampullary isthmatic junction विद इन ब्रैकेट लिखेंगे it is the site of fertilization। ये क्या है, यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। तो अगर पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो उसका आंसर होगा एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन में। कहाँ होगा, एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन में होता है फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट एम्प्यूला। तो ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एम्प्यूला। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन है दिस इज एम्प्यूला। और इसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की पोर्शन हो जाएगा, इसको बोलेंगे इस्थमस। ये तो लेवलिंग आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसमें कोई खास चीज़ है नहीं समझने वाली। जो समझने वाली चीज़ थी वो मैंने समझा दिया। तो क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे, यही लिख देते हैं, चलो हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, एम्प्यूला के बाद आता है मेड्यूला। क्या आता है, मेड्यूला। तो मेड्यूला क्या लिखेंगे, देखो नैरो लुमेन ends at the uterus। नैरो लुमेन एंड एंड्स एट द यूटेरस। देखो इसका जो लुमेन है इससे भी छोटा है और इस वाले से भी छोटा है, तो इसको लिखेंगे नैरो लुमेन। मतलब इसका जो ट्यूब है ये छोटा है, देखो कितना छोटा है। तो दिस इज अ नैरो लुमेन एंड एंड्स एट द यूटेरस और कनेक्ट विद द यूटेरस, कुछ भी लिख सकते हो, एंड्स एट द यूटेरस और कनेक्ट विद द यूटेरस, कुछ भी लिख सकते हो।
मेन चीज है कॉन्सेप्ट को समझना, अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए तो पूरा बात खत्म। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इन्फंडिबुलम, और इन्फंडिबुलम का ही पार्ट है फिम्बरी। फिम्बरी क्या कर रहा है, ओवम को पकड़ रहा है और पकड़ के ऐसे पकड़ा और अंदर की तरफ डाल दिया। तो ये ऑस्टियम है, ऑस्टियम के थ्रू ये कहाँ जाएगा, इन्फंडिबुलम में, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा एम्पुलरी इस्मेटिक जंक्शन में, जहाँ पे वो फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनाएगा और थ्रू इस्थमस वो पहुंच जाएगा यूटेरस में। तो हमने जाइगोट को कहाँ तक पहुंचा दिया, हमने जाइगोट को यूटेरस तक पहुंचा दिया। क्लियर है। चलो एक लाइन हमें यहाँ पे लिखना है, ऐड करना है, इसको लिख लीजिए। ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है। स्टार देखे लिखेंगे, स्टार देखे लिखेंगे। कंडक्शन ऑफ ओवम और जाइगोट, ओवम और जाइगोट थ्रू फैलोपियन ट्यूब, थ्रू फैलोपियन ट्यूब is done by peristaltic movement and ciliary movement। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड सिलियरी मूवमेंट, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड, नॉट और, एंड सिलियरी मूवमेंट। देखो हमने क्या पढ़ा था, ओवम के पास कोई टेल तो है नहीं, तो ओवम जो है वो उसके पास कुछ टेल नहीं है, तो ओवम जो ये पूरा रास्ता तय कर रहा है, ये या यहाँ से लेके यहाँ तक जो जाइगोट रास्ता तय कर रहा है, वो कैसे कर पाएगा, वो कैसे जाएगा पूरा रास्ते को, अगर उसके पास टेल नहीं है तो स्विम कैसे करेगा, स्विम तो कर नहीं पाएगा। तो इसी वजह से हमने जब एनिमल टिश्यू में पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि यहाँ पे कॉल्यूमनस सिलिएटेड कॉल्यूमनर सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो ओवम को ऐसे आगे की तरफ ऐसे 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 भेजते रहते हैं आगे की तरफ, राइट। और क्या होता है, और एक होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हमारे ईसोफेगस में या एलिमेंट्री कनाल में भी होता है। जब फूड हम लोग निगलते हैं तो फूड कैसे पहुंचता है स्टमक में, थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है, ये जो वॉल है, ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, ये जो वॉल है ये ऐसे ऐसे मूव करता है, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड दिस इज कॉल्ड सिलियरी मूवमेंट। आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ओवम को आगे भेजता रहा है, राइट। तो थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड सिलियरी मूवमेंट ओवम जो है ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो तय करता है, थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड सिलियरी मूवमेंट, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सिलियरी मूवमेंट से ही ओवम जो है आगे बढ़ेगा, नो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होगा और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से क्या होगा, सिलियरी मूवमेंट भी कनेक्टेड है। तो दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों मिलके ओवम को आगे बढ़ाएंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एज वेल एज सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं था, इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में, तो प्लीज इसको जरा सा ध्यान में रख के काम कीजिएगा। कंडक्शन ऑफ ओवम और जाइगोट थ्रू फैलोपियन ट्यूब इज डन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन है, तो मतलब मुझे लगा था मैं यूटेरस तक खत्म कर दूंगा लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा है, तो आज का जो लेक्चर है यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट डे पे हम लोग यूटेरस को और बाकी जितने भी चीज़ें हैं, मेमोरी ग्लैंड, वो सब वगैरह जितने भी है उसको हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया ना। अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स हो, आप तो ज़रूर पूछ सकते हैं मुझे कमेंट में, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर करने की, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।